दोस्तों, कैसा गया आप सभी का 10 फरवरी का संस्कृत का परीक्षा। मैंने प्रश्न पत्र को देखा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं बताया था आप सभी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए आंसर की लेकर आ चुके हैं। 100% सही आंसर की है। सही बच्चों को बता देना चाहते हैं कि आप इस क्लास का एक अंतिम वीडियो आंसर की के साथ देखकर अवश्य जाएं, ठीक ना। क्योंकि अब हम आप सभी को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि अब जो है आप लोग अगले क्लास में चले जाएंगे, तो 2026 के जो बच्चे होंगे वो अब एक क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिएगा, हम क्लास को यहाँ पे आंसर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो लोग इस वर्ष संस्कृत की परीक्षा दी हैं, सेट कोड 109, 209, 309, 505 के साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जितना भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग अपना आंसर की मिला लेंगे और संस्कृत का यहाँ पे देख लेंगे कि मैंने कितना संस्कृत में सही उत्तर बना पाया है। चलिएगा, और सेट कोड मेरे पास है बी, ठीक है। आप इसी से काम चला लीजिएगा, ठीक है। सभी को पता है इसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला था, ठीक ना। और 100 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। चलिएगा, प्रश्न पत्र 1 से 100 तक है, जिसमें आपको 50 का ही उत्तर देना है। आई होप ये सब प्रक्रिया आप जानते होंगे ये सब। चलिए, पहला प्रश्न है, और जो भी बुक से प्रश्न है ना, बुक से एक एक प्रश्न मैंने बताया है। ऐसा एक भी प्रश्न ना रहेगा जो मैंने ना बताया हो। चलिएगा, पहला प्रश्न है, राम माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल किसके साथ बिता रहे थे। तो देखिए, सीता के साथ जो मारे होंगे उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि सीता जी तो उस समय लंका में थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्मण के साथ। नेक्स्ट, यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करा है, देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शैलापगह, शैलापगह का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पहाड़ी नदियाँ, ठीक ना। पहाड़ी नदियों को कहते हैं शैलापगह। चलिएगा, ये आपको दूसरा लेसन के शब्दार्थ जो है ना, जो बुक लिए थे 99 रुपया में, उसमें आपको ये सब शब्द मिल जाएंगे। चलिएगा, इसके साथ अगला है, प्रियवाहिनी, प्रियवाहिनी शिखन प्लावांग। यह श्लोक किस श्लोक से लिया गया है, किस से पाठ से लिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा वर्षा वर्णम से, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या चौथा है साथियों। चौथा प्रश्न क्या करा है, देखिएगा। वनेषु संगीतमय संगीतमी प्रवृतम। यह जो वर्षा वर्णम पाठ से लिया गया, इसमें यह किसका कथन है। तो ये राम जी का कथन है, ठीक ना, श्री राम का। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे पांचवा प्रश्न की ओर। समुद्रीन पद में कौन सा उपसर्ग है। समुद्रीन पद में कौन सा उपसर्ग है। 5 का राइट आंसर होगा बी, सम हो जाएगा। चलिएगा, इसी के साथ हम अगले प्रश्न में जाएंगे। चलिएगा, समुद्र मृच्छ कटिकम किस प्रकार का रूपक है। तो मैंने बताया था इसमें समाज के बारे में वर्णन है, का चारुदत्त और उसके प्रेम के बारे में वर्णन है, कैसे एक गरीब ब्राह्मण को फंसाया जाता है किसी भी गलत कार्य में। तो इसमें सामाजिक है, 6 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, न्यायालय दृश्यम पाठ में पाठ किस ग्रंथ से लिया गया। मैंने बताया है मृच्छकटिकम से लिया गया है। वसंत सेना कहाँ की गणिका थी, सबको पता होगा। एकदम खुशी खुशी मार कर आए थे। और एक बात और बता दें, जितना भी विद्यार्थी इस वर्ष से एग्ज़ाम दिए थे 25 में 10 फरवरी को संस्कृत का, उनका मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट आया, यूट्यूब चैनल पर कमेंट आया, वीडियो में कमेंट आया, और बहुत अच्छा लगा पढ़ करके, क्योंकि लोग पढ़ें उसके बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स, ठीक ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, आठवां प्रश्न है, वसंत सेना कहाँ की गणिका थी। तो उज्जैनी की गणिका थी। चलिएगा, आगे देखिएगा, नौवां प्रश्न। निर्मल ज्योत्सना राहुना ग्रसित शशि, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है कहाँ से, न्यायालय दृश्यम से, जिसमें न्यायाधीश बोलता है कि सब राहु से ग्रसित हो चुका है। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, चारुदत्त कौन है। चारुदत्त कौन था। तो एक क्षत्रिय, सॉरी क्षत्रिय ने, ब्राह्मण था, ठीक ना, ब्राह्मण था। और अगर व्यापारी ऑप्शन में रहता तो व्यापारी मारते, ठीक ना। तो एक ब्राह्मण व्यापारी था, ठीक है। यहाँ यहाँ पे याद रखिएगा, क्षत्रिय नहीं था, ठीक ना, वैश्य भी नहीं था, शूद्र भी नहीं था। चलिएगा, ब्राह्मण था। चलिए, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किस में लगते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कृदंत प्रत्यय जो लगते हैं, बताइएगा। आपने इसका ऑप्शन क्या हमारा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या धातु। 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों। यहाँ के ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ के मतलब 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धातु। जो कृदंत प्रत्यय है ना, वो धातु में लगता है, ठीक है। चलिएगा, कृदंत प्रत्यय धातु में, ऑप्शन डी। चलिए ना, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है।
नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, ये मैंने आपको बताया, ये प्रश्न मैंने आपको बताया, सेम टू सेम पूछा गया है। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस प्रत्यय है। ठीक है, आज यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक ना, बहुत लोग इसका उत्तर नहीं बना पाए होंगे क्योंकि बुक से ही इतना इजी इजी प्रश्न आ चुका था। चलिए फिर भी इसका आंसर देखिए जो लोग बनाए थे। अजा आजाद आजाद स्टाफ सूत्र किस का बोधक कराता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तद्धित प्रत्यय का बोधक कराता है, जिसमें टाप प्रत्यय होता है। ठीक है ना, जिसमें कौन सा प्रत्यय हो रहा है, टाप प्रत्यय। चलिए, प्रत्याहार से किसका निर्माण होता है, प्रत्याहार से ऑप्शन सी शब्द का निर्माण होता है। ठीक ना, चलिए छोटे शब्दों का निर्माण होता है। इसी के साथ 14 के बाद 15वां प्रश्न साथियों। 15वां प्रश्न, बिहाया किस में मूल शब्द क्या है, बिहार में मूल शब्द क्या है, वी हार या हा या विहार। ठीक ना, तो इसमें हार जो है वो आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 15 का बी राइट आंसर होगा। 16 का देखिएगा, प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है, बहुत इजी प्रश्न है, मैंने बताया प्रति आपका राइट आंसर होगा। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति, ठीक ना, इसीलिए मैंने बोला था आपको बालक शब्द याद कर लेना है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में दूसरा वचन पूछा जा रहा है, तो दूसरा वचन में हो जाएगा बालक, यानी कि हरि हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे हर्षाई, यहाँ पे दीर्घाई। चलिए, देवालय, ठीक ना, देवालय मतलब देव का आलय, मतलब देवों का क्या चीज, घर, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए ऑप्शन डी होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए 16 का देखिए, 19 का देखिएगा, लिरिट लकार किसका बोधक है। चलिए, लिरिट लकार किसका बोधक है साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भविष्य काल का। ठीक ना, भविष्यत काल का। चलिए 20वां प्रश्न है, सुश्रुत संहिता के लेखक, और एक बात और बता दें कि जो 300 वाला वीडियो बनाए थे, 300 वाला जो हिंदी में एकदम बनाए थे ना वीडियो, उसमें से ज़्यादातर मतलब प्रश्न आया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जो मैंने सब्जेक्टिव का वीडियो लिया था सुबह में 5 बजे, 300 मार्क्स का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास था, और फिर यहाँ पे 5 नंबर वाला क्लास मैंने 2 बजे लिया था। वो वीडियो जिसने देखा था उसको मतलब कि बहुत ही मज़ा मज़ा है। ठीक ना, क्योंकि उसमें से प्रश्न एकदम हूबहू टकरा हुआ है। ठीक है, जैसे भी प्रश्न बताए थे कि सुश्रुत संहिता के लेखक आचार्य सुश्रुत हैं। ठीक ना, चलिएगा तो वीडियो देखे होंगे, उनको सब पता होगा। 21वां प्रश्न, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो देखिएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे तत्पुरुष समास का। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, तो इसे संस्कृत में बनाएंगे तो देशस्य भक्ति हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, तो अव्यय होता है, ये मैंने बताया है। और ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है कि किस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है और इस वर्ष सेम टू सेम पूछा गया है। अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। रचितवान में कौन सा समास हो जाएगा, तो साथियों 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी कत्वत प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिएगा, शिक्षक पद में कौन प्रत्यय है, तो शिक्षक पद में आपका हो जाएगा वी, नूल प्रत्यय है। चलिए, भू धातु देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु का पूछा जा रहा है, और फिर लोट लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन, तो इसमें हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भवतु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पश्यामी किस धातु का रूप है, पश्यामी याद रखिएगा, पश्चामी बहुत ही भीविया प्रश्न था, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक ना, दृश्य धातु का। नेक्स्ट, गच्छेद पद जो है वो किस में है, ठीक ना, किस विभक्ति और लकार में है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विधिलिंग में मिल जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एक वचन में मिल जाता है, विधिलिंग एक वचन में मिल जाता है, विधिलिंग एक वचन गच्छेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बाकी लोट लकार और लिट और लिट में नहीं मिलता है ये। कर्म कारक, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बच्चे बनाए होंगे। कर्म कारक किस विभक्ति का रूप है, तो कर्ता हो गया प्रथम और कर्म हो गया द्वितीय। ठीक ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, भो विहंगाधम रचनिहाय प्राणिहम प्राणिनाम प्राणी, साथियों इसका जो कथन है, यह कथन किसने बोला था, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक ना, एक ऑप्शन बी हो जाएगा तपस्वी, यानी कि प्राणियों को रक्षा करनी चाहिए,
ये कौन बोला था? तपस्वी बोले थे। किसको? बाज को बोले थे, जब वह अपने पैरों में चूहा को फंसा कर ले जा रहा था। चलिए, सलंक्यान मुनि ने कन्या का विवाह किससे किया? तो साथियों, सलंक्यान मुनि जो थे वो क्या कन्या का विवाह चूहा से करते हैं। कहानी सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है अब। चलिए, अपत्यम पद का अर्थ क्या होता है? अपत्यम पद का अर्थ होता है संतान, ठीक ना? संतान या पुत्री होता है, ठीक है, तो संतान हो जाएगा। चलिए, जनिता, उपनेता, अन्नदाता, माने जनिता मतलब होता है जन्मदाता, ठीक ना? तो समझ गए होंगे कि जन्मदाता, उपनेता, अन्नदाता, भयत्राता और फिर विद्यादाता, भयत्राता, ये जो पांच है ये क्या है? तो ये पितार है, पिता है। ये मैंने आपको बताया था, कम से कम 2-3 वीडियो में तो बताया ही है मैंने इसको। चलिए, पृथ्वी का आवरण क्या है? तो इनमें सभी है, जल है, वायु है, वनस्पति है, ये भी बताया मैंने। जगत का आधार क्या है? पर्यावरण जगत का आधार है, ये भी बताया है। चलिएगा, 37 नंबर, प्राचीन काल में कितने भूतों की पूजा की जाती थी? पंचभूतानी पूज्यते सम, बताए थे आपको ये वाला। चलिए, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, जस्ट मैंने ये वाला आपको कल बताया था, ठीक ना? कल आपको नहीं, कल परसों बताया था मैंने वो। वर्षावर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? किष्किंधा कांड से लिया गया, 27वें सर्ग से, सभी को पता है ये, ठीक ना? और ये मॉडल प्रश्न, देखिए मॉडल प्रश्न से, मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें लिया गया है, तो वो जो करवा दिए थे ना, बहुत फायदा हुआ आप सभी को। वर्षावर्णम पाठ, राम राम किसका वर्णन करते हैं? तो राम वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, ठीक ना? माल्यवान पर्वत। चलिए, 41 नंबर प्रश्न, हेतु अर्थ किस विभक्ति का प्रयोग करता होता है? देखिएगा, हेतु पद में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है हेतु। नेक्स्ट देखिएगा, राम 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 श्याम अधिशेते, राम राम श्यामा अधिशेते मतलब राम लेटे हुए हैं। रेखांकित पद किस विभक्ति का किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है इसमें? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना? सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा, ठीक ना? क्योंकि इसमें हो गया राम राम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ठीक ना? तो पर जो है ना वो सप्तमी विभक्ति में आता है, ठीक ना? अब कर्ता ने कर्म को, ये जो चिन्ह याद किए होंगे, तो सप्तमी में आ जाएगा में और पर, तो पर आ गया, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा इसमें, ठीक ना? राम बिस्तर पर लेटे हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 43 नंबर, स्वाहा शब्द जो है किस विभक्ति का प्रयोग होता है स्वाहा शब्द के योग में? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति, 43 का भी होगा राइट आंसर। अधिकरण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अधिकरण में पर, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। जो 44 नंबर प्रश्न बनाए होंगे वो 42 नंबर भी प्रश्न बनाए होंगे, ठीक ना? अच, देखिए ये प्रश्न मैंने उसमें बताया था, ठीक ना? अच स्वर, अच संधि किसे कहते हैं? तो स्वर को कहते हैं, ठीक ना? 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिएगा, अच संधि किसे कहते हैं? तो स्वर को कहते हैं। चलिए, इसी के साथ अगले हम प्रश्न में बढ़ते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 45 का राइट आंसर क्या बताए थे? ए। 46 का राइट आंसर देखिएगा, 20 का राइट आंसर होगा कंठ। का वर्ग का खा गा घा सब क्या होगा? का वर्ग से होगा, ठीक ना? कंठ से होगा। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न में, 100 को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? ये मैंने बताया था कि 1 से 100 तक आप याद कर लीजिएगा। शतम कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 47 का। चलिए, 48वां प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय डैश मित्रानी पठानी, ठीक ना? पठती, रिक्त स्थान में उचित विकल्पों को भरे, तो इसमें भरा जाएगा पुस्तकालय त्रीनी मित्रानी पठती, ठीक ना? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आज प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? ये भी मैंने बताया है कि आज प्रत्याहार में 9 वर्ण होता है टोटल। चलिए, भितरा थाना भय हेतु, ये वाला मैंने आपको बताया था सूत्र। भितरा थाना भय हेतु मतलब कि डर के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो डर के योग में 50 का राइट आंसर ए होगा, पांचवी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक ना? डर के योग में पांचवी विभक्ति। मगध राजकुमारी कौन थी? पद्मावती मगध की राजकुमारी थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, राजा उदयन का मंत्री कौन था? युगंधरायण राजा उदयन का मंत्री था। भास के कितने नाटक हैं? 53 का देखिएगा राइट आंसर क्या होगा? 12, 13, 14, 15। जो बच्चे 13 लगाए होंगे उनका सही होगा, उनको इसका मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 13 नाट्य। चलिए, राजगृहत अगोतक्षिम
यह किसका कथन है? तो ये ब्रह्मचारी बोला था, मैं राजगिरी से आ रहा हूँ, मतलब राजगीर से आ रहा हूँ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति है? प्रकृत्या। साथियों प्रकृत्या 55 का राइट आंसर बी होगा, यानी इसमें तृतीय विभक्ति है। अभियता पद का पर्यायवाची क्या होगा? अभियता पद का पर्यायवाची क्या होगा? 56 पर्यायवाची क्या होता है? मतलब कि अभियता का अनेक शब्द क्या होगा? तो इसे हम उभयता भी बोलते हैं, ठीक ना, उभयता ही बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 56 का। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे 57 और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। बहुत ही जी प्रश्न है। श्रेयस्करी सुबह स्थित पाठ कहाँ से पाठ जो है उसमें किस तंत्र से लिया गया? तो लब्ध प्रना से, भी मैंने बताया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा, तपस्वी सलंक्यान स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? जहान्व्याम नदी यानी गंगा नदी पर जाते हैं, ये भी बताया मैंने। सलंक्यान मुनि ने पत्थर पत्थर किस पर फेंका? बाज पर फेंका था, चूहा चूहा को बचाने के लिए। प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक ना। देखिएगा ये सब आंसर आपको देख लीजिएगा, क्योंकि यही सब आप बना सकते हैं। चलिए, व्याकरण शास्त्र का वर्ण्य विषय क्या है? किस कारण हम व्याकरण शास्त्र का वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, पदात्मक मंत्रों में छंद व्यवस्था के लिए। आदि कवि बताइएगा। आदि काव्य है, आदि कवि नहीं, आदि काव्य है। तो महाभारत और जो रामायण है ना, वो दोनों है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों आदि काव्य हैं। चलिएगा 64वां प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता निहित है? तो भीष्म पर्व में है, ठीक ना। महाभारत के जो भीष्म पर्व है उसमें है भगवत गीता। चलिए, कालिदास के महाकाव्य कौन है? तो ये भी मैंने बताया, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम, ये सभी किनका है? तो कालिदास का महाकाव्य है। बौद्ध कवि कौन है? बौद्ध कवि कौन है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि अश्वघोष जो है वो एक बौद्ध कवि हैं। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? मैंने बताया कल्हन है। शतक त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? तो नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक की होती है, अमृत शतक की नहीं होती है। जीवेम शरदम शतम, जीवेम शरदम शतम, तुम जियो 100 साल, ठीक ना। यह मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद से लिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे कितना है? तो 70 में आ चुके हैं। चलिएगा, स्वप्नवास बत्तम नाटक के नाटककार कौन है? भाष्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। अरे स्त्री घातक। न्यायालय दृश्यम पाठ में किसका कथन है? तो एक साकार कहता है चारुदत्त को, ठीक ना, चारुदत्त को कहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए, चारुदत्त पर हत्या का आरोप कौन लगाता है? तो साकार लगाता है कि इसी ने बसंत सेना को मारा है, लेकिन ये गलत रहता है। साकार इसका इस पर हत्या का आरोप लगाता है। नेक्स्ट, भरगावी बारूनी विद्यापाठ किस उपनिषद से लिया गया? तो ये आप सबको पता है, कंठों से नहीं लिया गया, ये गलत मारा हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा, तैत्तरीय उपनिषद। 73 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भृगु ऋषि पिता, भृगु ऋषि के पिता कौन है? तो भृगु ऋषि के पिता हैं ऋषि वरुण। ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ पे जाते हैं ब्रह्म विद्या के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम जाते हैं। यहाँ पे हम 75 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। देखिएगा 75वां प्रश्न, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वचन क्या है? यह ऋषि ने, वरुण ऋषि ने क्या बताया? तो यह बताया कि यही ब्रह्म है, ठीक ना। चलिएगा, तो इसे प्राप्त करने के लिए तप करना होगा। भरगावी वरुणी विद्या पाठ में किस विद्या का उपदेश वर्णित है? तो ब्रह्म विद्या का उपदेश वर्णित है, ऑप्शन डी। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। इतना अच्छा प्रश्न है। रघुवंशम में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? सूर्य वंश के। अगर यहाँ पे कुल पूछता तो रघुकुल के हो जाते हैं। चलिए, रघुवंशम में यहाँ पे सूर्य वंश के सभी राजाओं का वर्णन है, ठीक है। चलिए, साल साल प्रंसा महाभुजम, ठीक ना, जो वैसा एक राजा जिसका भुज जो है महाभुज है, ठीक ना, साढ़ की तरह, ठीक है। तो इसमें यह इससे किसका संबोधन किया जा रहा है? तो राजा दिलीप का, ठीक है। मैंने बताया था उसमें, जल्द ही ये वाला चैप्टर कराया था मैंने। चलिए, ज्ञान मौनम क्षमा सक्तम त्यागम शील त्याग विपर्यम विपर्य, यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो लिया गया है दिलीप वर्णम पाठ से, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इसी के साथ 80 प्रश्न में के बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 81 में। साथियों, आपका एग्जाम के बारे में क्या कहना है? किस किस प्रकार से आपका एग्जाम का गया है, वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक ना। मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। 81 नंबर प्रश्न, समष्टि सूत्र किस संधि का है? तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यंजन संधि। चलिएगा, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाइएगा, ठीक ना।
क्योंकि आप लोग अब इस क्लास को अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, हम समझ रहे हैं। मुनीश्वर, मुनीश्वर किस वर्ण का अनुस्वर है, ठीक ना। मुनीश्वर किस वर्ण का अनुस्वर है, तो साथियों 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माँ का है, ठीक है। मनोरथ पद का अर्थ क्या हो, विच्छेद क्या होगा, पद का विच्छेद क्या होगा, तो मन प्लस रहता। ये मैंने लगभग लगता है प्रीवियस ईयर प्रश्न में बताया था मैंने। तव्या पद का मूल रूप क्या है, तो युष्मद है। 84 का राइट आंसर बी होगा, युष्मद है। चलिए, किस पद में विसर्ग संधि है, तो निर्जलम में विसर्ग संधि। 85 का राइट आंसर ये होगा। चलिएगा, धर्म, धर्म में कौन सा प्रत्यय है, तो साथियों 86 का राइट आंसर सी होगा। अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ सकते हैं, ठीक ना। इसमें यथ संधि होगा, ठीक है। इसमें यथ प्रत्यय होगा, यथ संधि नहीं, यथ प्रत्यय। चलिए, यौवनम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे 87 का ए, अण प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, गरिमा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें इमनिज प्रत्यय, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिएगा, 88 का भी। इसी के साथ हम 89वें प्रश्न में जाते हैं। भवानी में कौन सा प्रत्यय है, तो भवानी में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें स्त्री प्रत्यय है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो चतुर्थी विभक्ति, ठीक ना, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तून प्रत्यय लगता है। चलिए, क्षीर निधि पद का अर्थ क्या है, तो क्षीर निधि पद का अर्थ है समुद्र। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी, ठीक है। क्षीर निधि का पद का अर्थ होता है समुद्र। चंद्रगुप्त किस वंश का राजा था, देख लीजिए, मौर्य वंश का, ठीक है। अमत्य का पर्यायवाची क्या होता है, अमत्य को क्या बोलते हैं, तो राजा बोलते हैं, ठीक ना, राजा बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 93 का राइट आंसर सी होगा, सी होगा, मंत्री होगा, ठीक ना। राजा अब नहीं बोलते हैं। अमात्य जो है ना, वो मंत्री को बोलते हैं। जैसे नंद वंश का अमात्य या फिर नंद वंश का अमात्य कौन था, नंद वंश का अमात्य कौन था, राक्षस था। तो राक्षस क्या था, वहाँ का मंत्री था। मतलब राक्षस का वहाँ पे कोई बड़ा राक्षस नहीं था। राक्षस कहने का मतलब वो एक प्रकार से मंत्री था, अमात्य था वहाँ के, ठीक ना, नंद वंश के, जिसे चंद्रगुप्त अपना मंत्री बनाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उसका खोजबीन हो रहा था। तो ऑप्शन सी होगा, मंत्री था, ठीक ना। अमात्य पद का पर्यायवाची होता है मंत्री, यानी सचिव भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, राजा नहीं होता है। चलिए, रचती में कौन सा प्रत्यय है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 94 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे रचती में कौन सा प्रत्यय होगा बताइएगा। इसका मैंने आपको रचती का छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। किसी को अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। 94 नंबर प्रश्न, ठीक ना, पिन कमेंट में हम कर देंगे। चलिए, प्रविशामी में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग एक भी नहीं छोड़ कर आए होंगे, पता होगा मुझे। तो 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रा। चलिएगा, 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, भविष्य, भवितम, ठीक ना, भवित्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो 96 का राइट आंसर सी होगा, तबियत प्रत्यय है। तवैव किस संधि का उदाहरण है, तो 97 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी, यानी वृद्धि संधि। चलिए, सूर्योपस्थानम किस संधि का उदाहरण है, ये मैंने प्रश्न बताया है आपको सेम टू सेम। 98वां प्रश्न का ये हो जाएगा स्वर संधि। चलिए, आ और ई के मेल से क्या बनता है, तो 99वां प्रश्न का बी होगा, ए आय बनता है, ए नहीं बनता है, ठीक ना, आय बनता है। 99वां प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा, आ और ई के मेल से नए वर्ण, आ ई, ठीक ना। एक सेकंड रुकिएगा, हम इसका आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी गलत आंसर नहीं बताएंगे। चलिए, प्रश्न क्या करा, आ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, ठीक ना। तो साथियों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ और ई के मेल से क्या बनता है, तो ए बनता है, ठीक ना। ऑप्शन आई बनता है, आई बनता है, ठीक है। चलिएगा, तो इसका यहाँ पे आ और फिर ए, आ और ई के मेल से ए बनता है, ठीक ना। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर याद रखिएगा, आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। और यहाँ पे आ रहता ना, आ,
तो आ और ई के मिल से आई बनता है, ठीक है। ए, तो यहाँ पे बी जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। बी इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिएगा, आई होप आपने ये मारा होगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बताया है पीछे भी। चलिए, आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। चलिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, 100वां प्रश्न साथी है, ये चो या वायवा सूत्र जो है, ये जो है किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे 100 का राइट आंसर डी होगा, यह अयादी संधि का उदाहरण है। बाकी आप सभी को मैंने आपको सही सही उत्तर बता दिया है आपको इसमें, ठीक ना। एक प्रश्न मैंने छोड़ा था आपको, क्या है, किधर चल गया वो प्रश्न, रचती, ठीक ना। रचती, रचती में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों इसका, रचती में कौन सा प्रत्यय है, रचती में, रचती, रचिता। चलिएगा, तो इसका आपको, इसका आप लोग आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 94 का हम पिन कमेंट में कर देंगे। रचित में, रचिता में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों आई होप इसमें से आपने अच्छा खासा, आपने 50 का 50 सही उत्तर मार कर आया होगा अपने एग्जाम में। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से जितना भी बुक से जो प्रश्न किया गया है ना, वो बहुत ईजी है, जो कि आप इजीली वीडियो देखकर आप बना सकते थे। आई होप आज के लिए बस इतना ही। और फिर ये आप सभी के लिए, आप सभी के बैच के लिए, 23-25 के बैच के लिए यह अंतिम वीडियो है, ठीक ना, 12th के लिए। अब जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे, वो नए तौर पर हमारे इस वीडियो को ज्वाइन करेंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, आएंगे, पढ़ेंगे, और फिर वह भी, ठीक ना। तो चलिएगा, आप सभी को बहुत मिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब नए बच्चों के साथ हम अपना भी जर्नी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।